हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी एंड्रागोजी असेसमेंट में आज हम एंड्रागोजी के अंडर ही जो है एक और टॉपिक है डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हमारी पेडागोजी एंड्रागोजी की सारी वीडियोस जो है वो ओवर हो जाएंगी, यानी कि कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक हमारा। और फिर हम कल से जो है नेक्स्ट वीडियो से असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो डायनामिक मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। मैं देख रही हूँ कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत है या क्यों क्या चीज समझ नहीं आ रही है। सो देखिए, सबसे पहले लर्नर की ऑटोनॉमी होती क्या है। ऑटोनॉमी यानी कि खुद के डिसीजंस खुद लेना, ये बोल सकते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सो लर्नर की ऑटोनॉमी यानी कि एबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ वंस ओन लर्निंग, चाहे वो इंडिपेंडेंटली हो या कोलैबोरेशन में हो। यानी या तो आप इंडिपेंडेंटली चीजें कर रहे हैं या किसी के साथ कोलैबोरेशन में या किसी के साथ मिलके कर रहे हैं, बट कंट्रोल जो है आपकी लर्निंग का, वो कंट्रोल किसके पास है? आपके पास है। सो उसी को हम क्या बोलेंगे कि लर्नर जो है उसमें ऑटोनमस है, यानी लर्नर की ऑटोनॉमी है। अब चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो या लर्निंग से रिलेटेड हो, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लर्नर की होगी, क्योंकि लर्नर की चॉइसेस भी तो लर्नर की चल रही है ना ऑटोनॉमी के अंडर। सो ये क्या है? लर्नर की ऑटोनॉमी होगी, जहां पे लर्नर इज एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस to different extents and in different ways according to learning situation. So learning की जो situations change होती रहती हैं उसके according लर्नर का जो है वो कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस के ऊपर क्या है? कंट्रोल है। अब सिचुएशन भी चेंज होंगी, सिचुएशन के साथ साथ इंडिविजुअल भी चेंज होंगे, ठीक है, जिनसे आप डील करेंगे। सो लर्नर का जो है वो कंप्लीट कंट्रोल रहेगा लर्निंग के प्रोसेस के ऊपर। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट स्टूडेंट्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि अब ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? ऑटोनमस है ना लर्नर, वो खुद कर रहा है। सो उस ये क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है या इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्टूडेंट जो है वो कैपेबल है सेल्फ डायरेक्शन के लिए, यानी कि खुद को डायरेक्ट करने के लिए वो रेडी है, या वो ओके है, कैपेबल है, कैपेसिटी है उसमें, ठीक है। और वो खुद जो है डेवलप कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, या प्रोएक्टिव अप्रोचेस जो है स्टडीज के लिए, या खुद की लर्निंग को कैसे हैंडल करना है, प्रोसेसेस के ऊपर कंट्रोल। सो वो सारी चीजें किस ओर इशारा करती हैं कि वो सेल्फ डायरेक्शन के लिए कैपेबल है, ठीक है जी। अब आता है डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी। देखिए ये अपने आप में ही क्या है? चेंजेबल है। डायनामिक मतलब चेंज, जैसे हम बोल देते हैं दो चीजें होती हैं, एक डायनामिक एक स्टैटिक। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक आप डिसाइड करते होंगे कि ये स्टैटिक सिलेबस है, ये जो है डायनामिक सिलेबस है या डायनामिक पोर्शन है। उसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए करंट अफेयर्स हैं तो वो रोज नए आएंगे, नई नई न्यूज आपको देखने को मिलेंगी। तो वो क्या है? वो चेंज होता रहता है, तो वो डायनेमिक पोर्शन में या डायनेमिक सिलेबस में आएगा। अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, कोई कमीशन है जिसने कोई रिपोर्ट देनी थी वो ऑलरेडी डन है, वो ऑफिशियल हो चुकी है वो रिपोर्ट। सो वो सारी चीजें क्या है? हमारे लिए स्टैटिक पोर्शन या स्टैटिक सिलेबस हो जाएंगी, क्योंकि वो चीजें फिक्स्ड हैं, सेम रहेंगी। तो जो चीज चेंज हो सकती हो वो क्या है? डायनेमिक है। जो नहीं हो सकती वो स्टैटिक पोर्शन में रहेगी। तो ये मॉडल अपने आप में ही क्या है? डायनामिक है, यानी चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल है। और है क्या ये डायनामिक मॉडल? ये टूल है बेसिकली किस चीज के लिए? सेल्फ असेसमेंट और इवेल्युएशन के लिए। यानी अगर आप जब लर्नर ऑटोनमस है और वो खुद सीख रहा है, खुद के प्रोसेस पे कंट्रोल उसका खुद का है, सो वो इवेल्युएट भी तो खुद को ही करेगा ना। सो यही क्या कहता है? डायनामिक मॉडल जो है वो एक टूल की तरह काम करता है सेल्फ असेसमेंट और इवेल्युएशन के लिए। जितनी भी लर्निंग्स हैं या कॉम्पिटेंसीज आपने सीखी हैं, या टू हेल्प बोथ लर्नर्स एंड एडवाइजर्स टू फोकस ऑन रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। डायनेमिक मॉडल जो है वो किस पे फोकस करता है? ज्यादा तीन चार चीजों पे। एक है कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे, एक मेटा कॉग्निटिव। अब आपको कॉग्निटिव मेटा कॉग्निटिव में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप कोई चीज बाहर से देख के नॉलेज को एक्वायर करते हैं, यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कोई नॉलेज एक्वायर की, सो वो क्या है? कॉग्निशन है, या कॉग्निटिव बोल देते हैं हम थिंकिंग के लेवल पे। मेटा कॉग्निटिव क्या होगा कि जब आप खुद के ही जो पैटर्न्स हैं या खुद का जो प्रोसेस है लर्निंग का, उसके ऊपर थॉट, उस थॉट के ऊपर जो है आप क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, वो क्या होगा? मेटा कॉग्निटिव।
action oriented, effective components of learner autonomy, and provide descriptors of learners attitude, competencies and behavior. So ओवरऑल ये टूल जो है वो सेल्फ असेसमेंट के लिए बनाया गया है कि आप कैसे खुद को ही असेस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि आपने कितनी लर्निंग अब तक की है. सो इट इज डायनामिक इन ऑर्डर टू अलाउ लर्नर्स टू फोकस ऑन देयर ओन नीड्स एंड गोल्स. तो ये डायनामिक है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होगा, तो फिक्स्ड नहीं है इसमें कुछ पर्टिकुलरली कि आपको जो है यही प्रोसेस या इसके बाद ये चीज ऐसे हायरार्किकल स्टेप्स फॉलो करने, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें. ये चेंजेबल है और इंडिविजुअल वाइज जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो आप डिसीजंस लेंगे, जो आपकी नीड्स या गोल्स होंगे उसके बेसिस पे ये चेंज हो सकता है. इसमें डायनेमिज्म जो है वो है. ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है या ये जो चार्ट दिख रहा है, ये क्या है? मॉडल है. ये मॉडल अगर आपको कहीं दिखे दैट मीन्स ये डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी है. ये मैंने आपको यहाँ रेफरेंस भी दे रखा है कहाँ से मैंने ये पिक्चर ली है. सो देखिए इसमें कई चीजें हैं. एक है मैनेजिंग माई ओन लर्निंग, यानी कि आप खुद की लर्निंग को मैनेज कर रहे हैं. सो उसके असेसमेंट के लिए, उसके इवेल्युएशन के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. कोऑपरेटिंग यानी कोऑपरेशन जो है, प्लानिंग, फिर प्लान करने के बाद आपका चूज कर रहे हैं आप कोई मटेरियल, टास्क को कंप्लीट करना, मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना. साथ के साथ नॉलेज को स्ट्रक्चर करना, अपनी फीलिंग से डील करना और उसके बाद खुद को मोटिवेट करना. ठीक है जी. सो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे 3 डायमेंशंस में इन्होंने डिवाइड की गई हैं इस मॉडल के अंडर. एक है एक्शन ओरिएंटेड डायमेंशन यानी जिसमें आप काम कर रहे हैं. एक है अफेक्टिव और मोटिवेशनल डायमेंशन, जैसे कि मोटिवेशन है या फीलिंग से डील करना है, वो अफेक्टिव डोमेन में आएगा. फिर है कोग्निटिव या फिर मेटा कोग्निटिव. सो ये 3 जो है ये डायमेंशंस आपको ध्यान रखनी है कि ये 3 डायमेंशंस इनमें ये जो आपको दिख रहे हैं बॉक्सेस या जो सर्कल दिख रहे हैं कि जिसमें हमने लिखा हुआ है कहीं कोऑपरेटिंग है, इवेल्युएटिंग है, मॉनिटरिंग है. सो ये सारे के सारे किसमें 3 चीजों में डिवाइड किए गए हैं. अब ये 3 में कौन कौन से डिवाइड किए गए, अभी अब आपको सबसे पहले ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये हायरार्कल नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो है कॉपरेशन यहाँ पे आप कहीं से भी, लर्नर जो है वो ऑटोनमस है और वो कहीं से भी इस साइकिल में एंटर हो सकता है. हो सकता है उसने कोई टास्क कंप्लीट कर लिया हो तो वो यहाँ से इस साइकिल में एंटर हो, या फिर वो किसी चीज की प्लानिंग कर रहा हो तो वो यहाँ प्लानिंग से इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें. तो ये कहने का मतलब है कि लर्नर जो है वो कहीं से भी इसके अंदर अपने आप को जो है वो ढाल सकता है. ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्लान ही करना है फिर मटेरियल चूज करना है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है. हायरार्किकल नहीं है, तभी यहाँ पे आपको डबल हेडेड एरो दिख रहे होंगे. ऐसा नहीं है कि एक साइकिल है कोई, ये कंप्लीट एक दूसरे से रिलेटेड है. अब किसके अंदर ये जो 3 डायमेंशन हमने दिए हैं, इन 3 डायमेंशन में कौन कौन से ये जो पोर्शंस है ये इन्वॉल्व होंगे. जैसे एक्शन ओरिएंटेड है. अब प्लानिंग में आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है. चूज करने में मटेरियल में, टास्क को कंप्लीट करने में, मॉनिटरिंग में, इवेल्युएटिंग में, कोऑपरेटिंग में या फिर मैनेजिंग माय ओन लर्निंग. तो ये सारी चीजें एक्शन ओरिएंटेड डायमेंशंस में आएंगी. बेसिकली डायनामिक मॉडल जो है वो 3 डायमेंशंस में डिवाइड करता है. सेकंड डायमेंशन है अफेक्टिव और मोटिवेशनल डायमेंशन, यानी कि जो अफेक्टिव या फीलिंग्स से रिलेटेड जो चीजें हैं. सो डील विद फीलिंग्स और मोटिवेटिंग माई सेल्फ. तो ये जो 2 पोर्शन है, ये जो 2 चीजें या डायमेंशन है वो किस में आएंगे? अफेक्टिव और मोटिवेशनल डायमेंशन में. थर्ड है कोग्निटिव मेटा कोग्निटिव, जिसमें नॉलेज को आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं. अगर आप बाहर से कोई चीज एक्वायर की है उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है थिंकिंग प्रोसेस चला रहे हैं या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सो वो कोग्निटिव में आ जाएगा. जब आप खुद का ही रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद की थिंकिंग को, खुद के पैटर्न्स को, खुद के प्रोसेस को जब आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर सोचने की कोशिश करते हैं, वो मेटा कोग्निटिव डायमेंशन हो गया. सो बेसिकली जब आप नॉलेज को स्ट्रक्चर करेंगे सो कोग्निटिव और मेटा कोग्निटिव डायमेंशन हो जाएगा. जब आप फीलिंग से डील कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं सो वो अफेक्टिव और मोटिवेशनल डायमेंशन हो जाएगा. उसके अलावा जितनी भी चीजें बच गई वो एक्शन ओरिएंटेड डायमेंशन में आएंगी. एक चीज है यहाँ पे कोऑपरेशन, कोऑपरेटिंग. ये जो है इसको हर जगह हम तीनों डायमेंशन में या फिर एक सोशल डायमेंशन जो है इसको मानते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड रहेगा किसमें? हर एक कंपोनेंट में. सो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कितने डायमेंशंस में इसको डिवाइड किया गया है, तो ये 3 डायमेंशंस रहेंगे. सोशल डायमेंशन जो है वो हम कोऑपरेशन को या कोऑपरेटिंग वाला जो पार्ट है उसको लेके चलेंगे. फिर है ये जो मॉडल है, ये कि अब देखिए आपने ये मॉडल कंप्लीट देख लिया, तो ये किस किस चीज को सम अप करता है. ठीक है, लर्नर की कॉम्पिटेंसीज को,
स्किल्स को, चाहे वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो या कोऑपरेशन की स्किल्स हो या जो है कोलैबोरेशन की स्किल्स हो, टीम वर्क में काम करना हो, तो सभी चीजों को दिखाता है ये। चॉइसेस को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को और अकाउंट्स फॉर म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो ये कंप्लीट जो है लर्नर के प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी उन सबको ये क्या करता है, एक जगह पे सम अप करके दिखाता है। अब कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था देयर इज नो हायरार्की, हायरार्की नहीं है इसमें किसी भी कंपोनेंट में, एक्सेप्ट किसके, मैनेजिंग माय ओन लर्निंग। तो मैनेजिंग माय ओन लर्निंग के अंडर ये सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी ये जो सारी चीजें हैं इनमें कोई हायरार्की नहीं है कि कोऑपरेटिंग के बाद जो है इवेलुएटिंग आएगा, या इवेलुएटिंग के बाद प्लानिंग आएगा, या इवेलुएटिंग के बाद मॉनिटरिंग आएगा, तभी ये डबल हेडेड एरोज हमें दिख रहे हैं। फिर है दिस इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डायनेमिक। तो हम चेंज की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल लेवल पे भी और फंक्शनल लेवल पे भी। स्ट्रक्चरली डायनेमिक क्यों है ये, क्योंकि हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे देखिए इवेलुएटिंग प्लानिंग से भी रिलेटेड है, इवेलुएटिंग लर्निंग से भी रिलेटेड है, मॉनिटरिंग से भी रिलेटेड है, टास्क को कंप्लीट करने से भी रिलेटेड है। सो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चरली डायनेमिक है। चेंज हो सकता है स्ट्रक्चरली, कि आपने प्लानिंग में कुछ चेंज किया तो उसकी वजह से बाकी चीजें चेंज होंगी, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये चेंज हो सकता है। फंक्शनली डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लर्नर जो है वो डिसाइड करेगा कि कहां से एंटर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं से भी लर्नर जो है वो इस मॉडल में एंटर कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग से एंटर किया जाए या इवेलुएटिंग से एंटर किया जाए। जहां पे जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उस लर्नर की लाइफ में चल रहा है वहां से वो इस लाइफ साइकिल में, ये जो मॉडल है इसमें एंटर कर सकता है। इसलिए ये फंक्शनली डायनामिक हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर ये फंक्शनली स्टैटिक होता तो एक पर्टिकुलर साइकिल होती, जैसे एक्शन रिसर्च में हम पढ़ते हैं एक साइकिल। सो उसमें क्या है कि आप एक जगह से शुरू करके वहीं पे वापस आएंगे और आपको जो है वही सेम प्रोसेस या सेम साइकिल जो है वो फॉलो अप करनी है। बट ये फंक्शनली डायनेमिक हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला तो लर्नर जो है वो कहीं से भी एंटर कर सकता है इसमें, और ये जो मूव फ्रीली फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर विदाउट फॉलोइंग अ गिवन पाथ अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड पर्पस। तो इंडिविजुअल वाइज जो उसकी नीड होगी, पर्पस होगा, गोल होगा, उसके अकॉर्डिंग वो जो है इसका अपना एक कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। और तभी ये जो है हर तरीके से डबल हेडेड डबल हेडेड एरोज यहाँ यूज किए गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कि लर्नर की नीड, गोल या फिर पर्पस क्या है। सो ये डायनामिक मॉडल जो है वो हमने देखा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।